नाउ दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। और गाइस आज हम यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी एसएससी ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए साइंस के एमसीक्यूज विद कंसेप्ट में आपको यहाँ पे कराऊंगी। बहुत ही बेहतरीन ये हमारा सेशन होगा। ओके। और अभी जो है आप सब जानते हैं कि रेलवे में काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं। ओके। और भाई आप जो है ठीक है अपना वैकेंसी में हिस्सा ज़रूर लेना, क्योंकि वही फॉर्म वॉर्म ठीक है भर सकते हैं आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सो गाइज मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी कंटिन्यू साइंस एमसीक्यूज ठीक है विद कंसेप्ट की, ठीक है कंटिन्यू तैयारी में आपको कराऊंगी। सो चलो फिर अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लासेस आपका बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइज क्वेश्चन फर्स्ट है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? टीयर्स, भाई आंसू जो होते हैं है ना, जब आप रोते हो तो आंसू निकलते हैं, ठीक है वही होता है। तो आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? क्या सामान्य नमक होता है, या फिर समुद्र होता है, या स्टार्च होता है, या फिर ग्लूकोज होता है? सो गाइज आंसू में जो है यहाँ पे सामान्य नमक पदार्थ घुला रहता है। ओके। सो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ओके। और मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताती हूँ। एक्चुअल में आंसू आँख की अश्रु नलिकाओं से निकलने वाला एक तरल पदार्थ है जो कि जल और नमक के मिश्रण से बना होता है। किससे भाई? जल और नमक के मिश्रण से ही बना होता है। और यह आँख के लिए बेहद क्या है भाई? लाभकारी होता है। ठीक है। यह आँख को शुष्क होने से क्या करता है? बचाता है। यानी कि आँख को ये जो है सूखेपन से ठीक है बचाता है, तथा उसे साफ और कीटाणु रहित रखने में भी हेल्प करता है। जैसे कि आपके घर में जब आप कभी प्याज व्याज काटते होंगे ना, तो प्याज काटते टाइम देखो आपकी आँख में ठीक है, आँख में से क्या होती है भाई? थोड़ी पानी वानी सा निकलता है ना। तो वो जो आपका प्याज से ठीक है, जब वो आप प्याज काटते हैं ना, और प्याज से जब आपकी आँख में पानी निकलता है ना, तो उस पानी से आपकी जो आँख के अंदर जितने भी कीटाणु रहित ठीक है वो होते हैं ना, तो वो उन सबको बिल्कुल क्लियरली साफ कर देता है। ओके। सो डियर यहाँ पे आंसू आँख की एक अश्रु नलिकाओं से निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है, जो मैंने बताया आपको जल और नमक के मिश्रण से ये बनता है, और आँख के लिए काफ़ी लाभ यहाँ पे जो है लाभकारी होता है। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा सामान्य नमक। ओके। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर्स बनेगा। ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगता है भाई फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस या फिर फेरिक ऑक्साइड से, या फिर क्षारकीय फेरस, या फिर फेरिक कार्बोनेट से, या फिर इनमें से सभी के कारण। तो भाई लोहे पर जंग क्यों लगता है? क्या रीजन है? लोहे पर जंग लगता है फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, या फिर क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। बिल्कुल यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर्स हो जाएगा। और आइए मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताती हूँ। एक्चुअल में जब लोहे से बने सामान नमी वाली हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं, तब लोहे पर एक भूरे रंग की परत यानी आयरन ऑक्साइड की जम जाती है। ओके। और यह भूरे रंग की परत लोहे का ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनने से होता है, जिसे धातु का क्षारण कहते हैं, या लोहे में जंग लगना कहते हैं। भाई जब लोहे से बने सामान है ना नमी वाली हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं, तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत यानी आयरन ऑक्साइड की ठीक है वो जम जाता है। जैसा आपने देखा हो कोई भी लोहे का सामान है ना, तो भाई हमने मतलब काफ़ी दिन से रखा हुआ है ना, आपके घर पे या फिर कहीं भी बाहर कहीं भी ठीक है हो सकता है, तो उस पर भूरे रंग की एक परत सी ऊपर जम जाती है, तो वो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। वो क्या होता है? वो आयरन ऑक्साइड होता है। और उसे ही कहते हैं हम कि भाई क्या लग गया? जंग लग चुका है। क्या लग चुका है? जंग लग चुका है। ओके। चलो नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज की थी भाई बेंटिंग ने की थी, डोमेक ने, या फिर रोनाल्ड रोस ने की थी, या फिर हार्वे ने की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? सो गाइज मैं आपको बताऊं इंसुलिन की खोज जो है किसने की थी? बेंटिंग ने की थी। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इंसुलिन की जो खोज है वो किसने की थी गाइज? वो की थी बेंटिंग ने। किसने? बेंटिंग ने की थी। ओके। आइए फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एक्चुअल में बेंटिंग और वेस्ट मानव इतिहास में मधुमेह पर विजय को अमर कर दिया है। तभी से शुद्ध कम पीड़ादायी इंसुलिन निर्माण की प्रयास जारी है। भाई जो यहाँ पे बेंटिंग और वेस्ट है, ओके, बेंटिंग के साथ साथ में वेस्ट ने भी इंसुलिन की क्या की? खोज। और इन्होंने इंसुलिन की खोज ने मानव इतिहास में मधुमेह पर विजय को अमर कर दिया। भाई मधुमेह ठीक है क्या होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग यहाँ पे हो जाता है, और इसमें तभी से शुद्ध कम पीड़ादायी इंसुलिन निर्माण के प्रयास भी काफ़ी जारी हैं यहाँ पे
ठीक है, कर रहे हैं। तो इंसुलिन की खोज भाई किसने की थी? बेंटिंग ने की थी और साथ ही साथ वेस्ट ने भी की थी। नेक्स्ट, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा या फिर एंजाइमों के द्वारा। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है भाई किसके द्वारा? जो वनस्पति होता है ना, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। और मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, एक्चुअल में वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। वे किसका? हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, और इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वनस्पति तेलों को उच्च तापमान और दबाव के तहत हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट कराया जाता है। ओके, और फिर इस प्रक्रिया में जो भी प्रयुक्त उत्प्रेरक होते हैं ना, निकेल और प्लेटिनम या फिर पैलेडियम हो सकता है। ओके, सो भाई वनस्पति तेलों में घी को परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं, और इसको जो है हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में जो वनस्पति तेल होता है ना, इसमें उच्च टेम्परेचर और दबाव के साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, रिएक्ट करता है, और इस प्रक्रिया में जो भी आपका निकेल और प्लेटिनम और भाई पैलेडियम होता है ये भी हो सकता है। ओके, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्या है भाई? मिश्र धातु है। जस्ता है, स्टील है, सीसा है या फिर एल्यूमिनियम है। तो इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु, तो भाई इनमें से जो मिश्र धातु है ना वो है स्टील। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। एक्चुअल में स्टेनलेस स्टील में मौजूद क्रोमियम की मात्रा से कार्बन स्टील अलग होता है, जो इसे जंग के लिए प्रतिरोधी बनाने के लिए भी जोड़ा जाता है। एक्चुअल में स्टेनलेस स्टील, जिसे आइनॉक्स स्टील या आइनॉक्स के रूप में भी जाना जाता है, लोहे, निकेल और न्यूनतम 10.5% क्रोमियम का स्टील मिश्र हो क्या है? एक मिश्र धातु है। भाई देखो उसमें क्या क्या होता है? लोहा, निकल और ठीक है न्यूनतम मात्रा में 10.5% और भी क्रोमियम। ठीक है, इसमें स्टील मिश्र धातु है, तो इसलिए स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। ओके, सो गाइज यहाँ पे स्टील जो है क्या है? एक मिश्र धातु है। मैंने आपको अच्छे से बताया यहाँ पे। आई होप आपको ये यहाँ पे जो है सेशन अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लेके आई हूँ। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? भाई इनमें से कौन सी गैस जो है ईंधन नहीं है? तो भाई भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास्य गैस या फिर मार्श गैस। तो इनमें से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? और वो है हास्य गैस। जो हास्य गैस है ना वो ईंधन गैस नहीं है। अब भाई जो ये हास्य गैस है, जब ये ईंधन गैस नहीं है तो फिर है क्या बला ये? चलो देखते हैं ये क्या बला है फिर। एक्चुअल में जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, जिसे आमतौर पर लाफिंग गैस या फिर नाइट्रस के रूप में भी जाना जाता है ना, एक रासायनिक यौगिक नाइट्रोजन का एक क्या है? ये ऑक्साइड है। भाई देखो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आमतौर पर लाफिंग गैस, देखो जो ये हास्य गैस है ना, इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी कहते हैं, और आमतौर पर हम इसे लाफिंग गैस या फिर हास्य गैस कह सकते हैं। ठीक है, और भाई या फिर नाइट्रस के रूप में इसको हम जानते हैं, या तो नाइट्रस ऑक्साइड के, या नाइट्रस के, या फिर लाफिंग गैस के, या हास्य गैस के। ठीक है, ये देखो 4 नाम है इसके। और एक रासायनिक यौगिक हाइड्रोजन का एक क्या है? ये ऑक्साइड है, और यह एक रंगहीन गैस, यह एक रंगहीन गैर ज्वलनशील क्या है? गैस। भाई ये क्या है? एक रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं है, रंगहीन गैर ज्वलनशील क्या है? ये गैस है, जिसमें हल्की धातु की गंध और स्वाद होता है। उच्च तापमान पर नाइट्रस ऑक्साइड आणविक ऑक्सीजन के समान एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। सो भाई N2O, ये हास्य गैस है ना, इसका क्या है? एग्जाम्पल है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को ही हास्य गैस कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या है? N2O है। क्या है? N2O है। भाई ये भी पूछा जा सकता है, पूछ सकता है एग्जामिनर की बताइए नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या है, या फिर हास्य गैस का सूत्र क्या है। तो भाई नाइट्रस और ऑक्साइड, ठीक है, और भाई हास्य गैस, ये दोनों ठीक है एक ही नाम है इनका। तो इसका जो यहाँ पे सूत्र है वो होगा Na2O। क्या होगा? Na2O होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? फास्फोरस, सोडियम, लोहा या फिर गंधक। सो भाई इनमें से जो है सोडियम तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है ना, जब ऑक्सीजन में ये क्या होता है? जलता है। वो क्या है भाई? सोडियम है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, फैदम क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, या फिर एक यहाँ पे जो है मीज़र है, माप है।
तो फैदम क्या है भाई, मैं बता दूं, ये क्या है, एक माप है, एक मापने एक चीज़ है जो फैदम में। ओके, देखते हैं। एक्चुअल में फैदम लंबाई की एक अमेरिकी इकाई है और वह 6 फीट के बराबर होती है, और इसका यूज़ विशेष रूप से पानी की गहराई को मापने में किया जाता है। अगर पूछे भाई कि फैदम से हम किसे माप सकते हैं, किसकी गहराई को, तो पानी की गहराई को मापते हैं फैदम से। ओके, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि पानी की गहराई को, ठीक है, मापने वाला यंत्र कौन सा है भाई, फैदम है। और यह केवल और केवल अमेरिका में प्रचलित है, और वह कोई मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय इकाई नहीं है। ये कोई मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय इकाई नहीं है, बल्कि ये केवल अमेरिका में प्रचलित है। और ये, ठीक है, इसका यूज जो है विशेष रूप से पानी की गहराई को मापने में किया जाता है। ओके, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है, भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई या फिर शरीर का ताप। रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है, वो है भूकंप की तीव्रता। लड्डू क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम से पूछा जाता है भाई। तो रिएक्टर स्केल किसके नापने में यूज होता है, भूकंप की तीव्रता को नापने में यूज होता है। आइए बताती हूँ। एक्चुअल में रिएक्टर स्केल ML, ठीक है, ये एक मात्रात्मक माप भूकंप की तीव्रता, आकार, और 1935 में अमेरिकी भूकंप जो वैज्ञानिक है, इन्होंने इसको तैयार किया, चार्ल्स F रिक्टर और बेनो गुटेनबर्ग। ये भूकंप की तीव्रता सबसे बड़े आयाम ऊंचाई के लघु गुणक के उपयोग करके निर्धारित की जाती है। भूकंपीय तरंग को एक पैमाने पर अंशांकित भी किया जाता है, भूकंप मापी कहलाता है। ओके, तो रिएक्टर स्केल से हम क्या करते हैं भाई, क्या भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आइंस्टाइन है, न्यूटन है, या फिर नोबल है, या फिर क्यूरी है। डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से कौन है भाई, वो है अल्फ्रेड नोबल। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है इनमें से, तो वो है अल्फ्रेड नोबल। सी ऑप्शन राइट होगा। एक्चुअल में 25 नवंबर 1867 में, ठीक है, वो दिन था जब दुनिया को खतरनाक विस्फोटक डायनामाइट के बारे में पता चला था। डायनामाइट को बारूद भी कहते हैं। इसकी खोज मशहूर वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल जो है नोबल ने की थी। ठीक है, तो 25 नवंबर 1867, ठीक है, ये वो दिन था जब दुनिया को इस खतरनाक विस्फोटक डायनामाइट के बारे में पता चला। और ये एक बारूद भी है, इसका क्या नाम है, और बारूद भी से कहते हैं। और उसकी खोज भाई जो यहाँ पे बताया मशहूर वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने की है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस ये किससे प्राप्त किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, फिर कार्बन से। प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है ये प्राप्त किया जाता है भाई जिप्सम से। किससे, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्चुअल में प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्दी जमने वाला जिप्सम प्लास्टर, जिसमें महीन सफ़ेद पाउडर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जो गीला करने और सूखने पर सख्त हो जाता है। प्राचीन काल से ज्ञात है कि पेरिस के पास प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जिप्सम से तैयार होने के कारण इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, ये बताया, क्योंकि प्राचीन काल से ये प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जिप्सम, ठीक है, इससे तैयार होने के लिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और ये जल्दी जमने वाला जिप्सम प्लास्टर, जिसमें महीन सफ़ेद पाउडर भी होता है, और वो महीन सफ़ेद पाउडर कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट है। ओके, चलो आगे। चिकित्सा व, एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट, चलो यहाँ पे देखते हैं। हाँ भाई, चिकित्सा व युद्ध के उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, एक्स किरणें, लेजर किरणें, गामा किरणें, या फिर कैथोड किरणें। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए लेजर किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। एक्चुअल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनेक क्षेत्रों में लेजर का अत्यधिक उपयोग होने लगा है भाई। साइंटिफिक लेवल में और जो टेक्निकल यहाँ पे चीज़ें हैं ना, इनमें लेज़र का, ठीक है, काफ़ी यूज़ होने लगा है। और इसका प्रयोग आज कारों में, हवाई जहाज जैसा, टेलीफोन कॉल और ईमेल, इसमें भी होता है लेज़र का प्रयोग। और ये जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में DNA स्क्वेसिंग तक में लेज़र प्रयोग होती है। लेज़र किरणों के द्वारा छोटी छोटी मशीनों को सटीक आकार दिया जाना संभव हो पाया है। चलो आगे। राडार में किस प्रकार की तरंगें होती है, विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, यहाँ पे राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है,
वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके, सो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो देखते हैं। एक्चुअल में रडार के पीछे की भौतिकी की जड़ें तरंग सिद्धांत में है। जर्मन हेनरी हर्ट्ज ने 1887 में रेडियो तरंगों के व्यवहार की क्या की, खोज की, और इन्होंने दिखाया कि उपयुक्त जो विद्युत सर्किट है इसके द्वारा उत्सर्जित अदृश्य विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश की गति से यात्रा करती है और में उसी तरह परावर्तित भी होती है। ठीक है, तो रडार के पीछे की भौतिकी की जड़ें तरंग सिद्धांत, ठीक है, इसमें है, और ये मैंने बताया आपको कब खोज की थी। तो जर्मन हेनरी हर्ट्ज ने 1887 में रेडियो तरंगों के व्यवहार की क्या की, खोज की। आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य रीजन क्या है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्या रीजन है। एक्चुअल में सूर्य की रोशनी नीली होती है, फिर वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकिरण होता है, फिर प्रकाश परावर्तन या फिर प्रकाश अपवर्तन होता है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य रीजन ये है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का क्या होता है, परिकिरण होता है। एक्चुअल में नीला रंग अधिक परिकिरणित होता है और इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है, वही परिकिरण के कारण। नीले रंग के अधिक परिकिरण के कारण यह है कि नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है। तो नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं के द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित होता है, इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो क्या रीज़न है, मैंने अच्छे से आपको बताया है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, फिर पहले कम और फिर ज़्यादा। तेज गति से आता हुआ जो वाहन है वो हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो है अधिक सुनाई देता है। कैसा भाई, उसका पिच जो है वो अधिक सुनाई देता है। ठीक है, सो गाइस ये बहुत ही बेहतरीन सेशन था। आई होप आप यहाँ पे जो है ये बीपीएससी ट्री 3.0 एंड 4.0 के लिए स्पेशल एनसीईआरटी एससीईआरटी जीके जीएस संपूर्ण निचोड़ यहाँ पे और चैप्टर 3 तो कंप्लीट करा चुकी हूँ। चैप्टर 4 यहाँ पे ज्योग्राफी में पृथ्वी की गतियाँ, हाँ जी बहुत ही बेहतरीन सेशन है। हाँ देखो ये एनसीईआरटी की बुक है, स्पेशल यही मैंने आपको पढ़ाया है, वन लाइनर बिल्कुल। ठीक है, लाइनर टू लाइन यहाँ पे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो गाइज ये सेशन आपको कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आपको ये सेशन अच्छा लगा है ना तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में भाई, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।